Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ क्रू, जिसमें हम प्रतिदिन आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ एक ऐसी समस्याओं के बारे में विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर बातचीत करते हैं ताकि आपकी तमाम शंकाओं का और सवालों का समाधान मिल सके। और आज चूंकि हम कोविड की 2 वेव्स देख चुके हैं और तीसरी लहर की आशंका है, नए वेरिएंट का खतरा है, तो इससे जुड़े तमाम डिटेल्स अपने एक्सपर्ट के साथ आपके लिए साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ क्रू की। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर ओशी स्थापक जी हैं, डायरेक्टर विजयश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। नमस्कार सर, कैसे हैं? अभी तो हम सब ठीक हैं, लेकिन चूंकि तीसरी वेव की आशंका है और सभी लोगों के मन में पिछले 2 वेव्स के तजुर्बे वापस से रिकॉल होने लगे हैं, अभी भी हम उससे पूरी तरह उबर नहीं पाए। ये जो तीसरी वेव की आशंका है, इसको आप कैसे देखते हैं? ओमिक्रॉन को लेकर अभी काफ़ी चर्चाएं हैं। जी, ओमिक्रॉन अभी नया वेरिएंट पाया गया है जो साउथ अफ्रीका में, जिसका सबसे पहले हमें मिला था साउथ अफ्रीका में। वो अभी WHO जो है उसकी तरफ से भी प्रॉपरली अभी हमारे पास आए नहीं है प्रॉपर कि इसमें क्या है, किस तरीके से वो फैल रहा है। इतना ज़रूर हमें पता है कि वो स्प्रेडिंग पिछले जो वेरिएंट्स हैं उससे कई ज़्यादा उसमें फैल रहा है। उसकी स्पीड है वो फैलने की ज़्यादा है, जो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ अगर आपसे। तो मेरे हिसाब से जब तक हमें पुष्टि नहीं हो जाती कि किस तरीके से उसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, वो कितने समय में फैल रहा है, तो जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, जो पहले से हमारे पास गाइडलाइंस आई हुई हैं, हमें उसका ही पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मास्क तो बहुत ही एसेंशियल चीज़ हो गई है अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे, तो उसको तो आप कृपया धारण करके ही रखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इंडिया में भी हमने पढ़ा है कि अभी 2 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। तो सावधान रहें, क्योंकि ये तेज़ी से फैल सकता है और थर्ड वेव आने की बहुत आशंका है इसमें कि थर्ड वेव आ सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि मास्किंग बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी भी हमारे हाथ में क्या है, वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों पर बड़ा फोकस है। तो अगली वेव से पहले भी हमको वापस वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, फिर से हमको याद करके इनका पालन करना है। दोनों के बारे में आप प्लीज़ डिटेल में बताएं कि कैसे एक प्रिवेंशन का बड़ा हमारे पास में आज की तारीख में तरीका है। सबसे पहले तो घर के बाहर कदम जब आप निकालेंगे तो सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि आपके चेहरे पे मास्क अनिवार्य है। आप डबल मास्किंग की तकनीक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो वो उतना मतलब काम तो करता है, लेकिन जब जैसे मार्केट में N95 वगैरह मास्क होते हैं तो उनका फिल्ट्रेशन जो वो होता है वो प्रॉपर होता है। तो जो जैसे N95 नहीं जानते हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि वो कपड़े का मास्क यूज़ करें और उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क लगा लें, जो नॉर्मल आपके मेडिसिन के शॉप में मिल जाता है। एक डबल मास्किंग की तकनीक अपना के चलेंगे तो वो बेहतर होगा। और जहाँ भी जाएं कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एटलीस्ट आपके और सामने वाले के बीच में एटलीस्ट 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। 2 फीट की दूरी बहुत ज़रूरी है। और हाथों को धोते रहें। अगर आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइज़र रखें। उसे अगर आपने किसी भी वस्तु को छुआ है बाहर जाके तो अपने हाथों को कृपया सैनिटाइज करें। कुछ सामान आप बाहर से अपने घर लेकर आ रहे हैं तो उसे सैनिटाइज करें। और
हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है इसमें आपकी, क्योंकि आपका जो हाथ होते हैं वो ध्यान तो रहता नहीं है, कहीं चेहरे पे लग जाते हैं, कहीं आँखों पे लग जाते हैं, कहीं नाक पे लग जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हैंड हाइजीन का आपको ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। आप कभी कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि आपको हैंड हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना है। वो आपके लिए इस दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हैंड हाइजीन है। यही जो बेसिक आप प्रिकॉशंस हैं जो आने वाली वेव के लिए आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई थी। अभी हमने दीपावली का त्यौहार थोड़ा मनाया, सेलिब्रेट किया। अब ये जो शादी का सीज़न है इसमें भी हमने देखा कि 2 साल के दरमियान हमने बहुत सारी पाबंदियां झेली और अब रिलैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मिल रहा है, संख्या भी बढ़ा ली है। लेकिन जब हम बाहर जा रहे हैं, आपने जिन 2 कारकों का बताया कि आपको डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का, हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, लेकिन फिर भी इस गैदरिंग को लेकर के लोग बाग अब थोड़ा सा लापरवाह हुए हैं। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा लापरवाह हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का कम ख्याल रखते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? पहले तो जो आंकड़े थे कोविड के वो कम हो गए थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग की वजह से अगर हम मास्किंग करते हुए अगर हम गैदरिंग कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी जिस तरीके से कोविड के केसेस हमने बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो मेरे प्रशासन से यही आग्रह है और मैं हाथ जोड़कर उनसे यही विनती करना चाहूंगी कि अगर ये गैदरिंग्स को दोबारा से लिमिटेड किया जाएगा तो शायद थर्ड वेव अगर आती भी है तो हम उसको कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि मैंने भी अभी हम भी जब भी हमें जब भी समय मिलता है हम बाहर जाते हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि लोग लापरवाही तो कर रहे हैं। मैंने खुद ने भी देखा है, मेरे आसपास के कॉलीग्स ने भी ये चीज़ को जज किया है कि थोड़ा ही जैसे ही रिलैक्सेशन मिला है तो लोगों ने मास्किंग कम कर दी है, सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी है, गैदरिंग्स बढ़ा दी हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सबके यहाँ फंक्शंस होते हैं, करने भी चाहिए, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो समय जो हमने 2 साल में देखा है वह समय वापस ना आ पाए, आपका परिवार उस चीज से ना गुजर पाए, ना हमारा, ना हम तो यही चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इरेडिकेट हो। लेकिन इसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं और इसका बात हमें ही ध्यान रखना पड़ता है कि आप ज़्यादा गैदरिंग्स ना करें। अगर कर रहे हैं तो लिमिटेड अमाउंट में करें, उतने लोगों को करें और वैक्सीनेटेड लोग उसमें जितना हो उतने बेहतर हैं। जी, बहुत सही बात आपने की। और जिस तरह से अभी हम तीसरी वेव की आशंका से अभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाए और अब तो ओमिक्रॉन के आने के बाद ये शंकाएं और बढ़ गई हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में वापस वो पाबंदियां लौट जाएं। लेकिन उससे बेहतर है, जैसा डॉक्टर साहब बता रही हैं, कि आपको अभी से इसमें सतर्क हो जाना चाहिए। डॉक्टर उर्वशी, जैसे हमने लगातार सुना है कि जो थर्ड वेव आएगी, अगर आती है तो इसका बच्चों के ऊपर थोड़ा सा संकट रह सकता है। क्या असर आपके मुताबिक रह सकता है और बच्चों को लेकर हमें क्या करना चाहिए इस वक्त? जी, विंटर सीजन चल रहा है जिसमें बच्चे ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, जिसमें सर्दी खांसी जनरली बच्चों को हो ही जाती है। क्योंकि हम जितना भी प्रिकॉशन ले लें, बच्चे तो बच्चे हैं, वो सुनते नहीं हैं, मस्ती मौज में रहते हैं। लेकिन इस चीज़ से बच्चों पे ये असर पड़ेगा कि मैंने पहले भी देखा है जो 2 वेव्स आई हैं उसमें अडल्ट जो पेरेंट्स हैं वो तो मास्क लगा लेते थे पर बच्चों को मास्क नहीं लगवाते थे, या बाहर जब भी उनके साथ जाते थे, अभी भी जब थोड़ा सा कम हुआ था कोविड तो उसमें भी बच्चों को मास्क नहीं पहनाते थे, खुद पहने रहते थे। तो ये तो कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने बच्चों को भी मास्क पहना के ही बाहर जाइए, क्योंकि उनकी कंपैरेटिवली अडल्टहुड से बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। और अगर वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उनके साथ दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है और वो वल्नरेबल बहुत हो जाते हैं। तो उनको संभालना भी
उनको उनको जो बीमारी होती है वो खुद भी झेल जाएं, ये बड़ी मुश्किल की बात होती है। थोड़े से बच्चे बुखार सर्दी हो जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत पीडियाट्रिक वार्ड्स में देखे हैं, बच्चे जब एडमिट होते हैं या ओपीडी में आते हैं तो काफ़ी परेशान रोते हैं, उन इरिटेट हो जाते हैं। तो बच्चों को प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको हम एज ए MBBS डॉक्टर उनके लिए आप उनको भाप वगैरह तो नियमित अनुसार से दिलाते रहें। और जो भी, अगर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई बच्चे को जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जैसे बचपन से कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या उसको उस बच्चे को पर्टिकुलर अस्थमा वगैरह है, तो ऐसे बच्चों को और प्रोटेक्शन में रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और उनसे ही इस यूथ को, वो बच्चे बड़े होंगे तो वो यूथ बनेंगे। और क्या है, पोस्ट इफेक्ट्स इसके थोड़े अभी हमको देखने में मिल रहा है कि कोविड के पोस्ट इफेक्ट्स में लोगों की हेल्थ इतनी जल्दी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बच्चे अगर हमारे अभी सुरक्षित रहेंगे तो आगे यूथ भी उनका सुरक्षित रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे आप बता रहे थे कि दोनों वेव्स में हमने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया और क्या हमने त्रुटियां की और अब की बार हमको नहीं करनी। लेकिन एक चीज़ हमने और देखी थी दोनों वेव्स के दौरान, स्पेशली सेकेंड वेव में, कि लोगों को तनाव बहुत हुआ था, क्योंकि काम धंधे बंद थे, बच्चे भी घर में थे, सब लोग लॉकडाउन से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे। अब एक बार फिर से लोगों को वही आशंका है कि एक बार फिर कहीं वो पाबंदियां नहीं आए, फिर वो स्ट्रेस में जा सकते हैं। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का एक कारण बनता है। सबसे पहली बात तो कोविड से इतना डरना ज़रूरी नहीं है, उससे प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आप जितना डरेंगे उतना ही आपको कोविड डराएगा। आप कोविड से डरिए मत, ये एक बीमारी है, ये फैल गई है वो बात अलग है, जिसको हम पेंडेमिक बन गया है वो बात अलग है, लेकिन है तो बीमारी ही। इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी आएगा। अभी वैक्सीन्स वगैरह पूरी दुनिया में लग रही है, मोस्टली बहुत सारे लोगों को, हमने भारत देश में 100 करोड़ से ऊपर का वैक्सीनेशन कर लिया। यह उपलब्धि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो स्ट्रेस का आपने जो सवाल पूछा है मुझसे, उसमें सबसे ये है कि जो आपके मन में भय है उस बीमारी को लेके, वो भय को कम कीजिए, भय मत कीजिए उससे। अगर आप डरेंगे तो कोविड आपको डराएगा। मेरा आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक जब मैं कोविड वार्ड में ड्यूटीज करती थी, अभी तो मेरा जाना कम हो गया कोविड वार्ड में, पर जब मैं कोविड ड्यूटीज करती थी तब एक पेशेंट थी मेरी, वो काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वार्ड्स में फैमिली वाला कोई नहीं होता है। पेशेंट के फैमिली वाले हम डॉक्टर्स ही होते हैं, जिनको हमें उनकी देखभाल करनी होती है। तो सबसे बड़ा जो स्ट्रेस का कारण बनता है वो है डर। तो आप इससे प्रिकॉशन रखें, अपने आप को बचा के रखें, इससे डरे नहीं। डरेंगे तो दिक्कत होगी, अगर डरेंगे नहीं तो आप इसका डट के सामना कर सकेंगे। जी, लेकिन क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अभी से हमें कोई दिन भर में छोटी मोटी एक्सरसाइज या थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा ये करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि सेहत के प्रति अभी अगर जागरूक नहीं हुए तो कब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी से ही। वैसे भी आपकी दिनचर्या में सुबह उठ के एटलीस्ट खुद के लिए, जितना भी बिजी इंसान हो उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर खुद के लिए देना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक पर जाइए, स्पेशली फ्रेश एयर लीजिए। वो आपकी इम्यूनिटी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होती है। जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तो जो आपकी टेंशन भरी दिनचर्या है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलता है। आप टेंशन रिलीज करने के लिए, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। आप वॉक तो लीजिए ही, ड्यूरिंग वॉक आप अपने मनपसंद गाने सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। वो बहुत हेल्प करता है किसी के माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, तो जो उनकी इनर हॉबीज हैं वो उसको करें। वो जब अपने जो आपकी टेंशन भरी लाइफ और जो दिनचर्या से थोड़ा हटके जो उनकी हॉबीज, अगर वो उस पर ध्यान देंगे तो
उन पे माइंड रिलैक्स बहुत अच्छे से होगा और मेंटल हेल्थ भी उनकी इम्प्रूव होगी। तो जो आगे आने वाला जो हमें समय, अगर भगवान ना करे हमें देखना पड़े, अगर देखना पड़ता है तो वो इस चीज़ को लेके स्ट्रांग रहेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई और आने वाले वक्त के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है, क्योंकि पिछले दोनों वेव्स में हमने यही सीखा है कि जितनी बेहतर तैयारी आपकी होगी उतना ही कम आप उससे अफेक्ट होंगे, उतना ही कम आपके ऊपर बुरा असर इसका पड़ेगा। डॉक्टर ओशी, अभी थर्ड वेव को लेकर अस्पतालों को, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उनको भी बहुत प्रिपेयर किया जा रहा है। लास्ट 2 वेव्स के आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और अभी जो तैयारी की है पूरे अमले ने, आपको लगता पर्याप्त है या इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए? मेरे जो पिछले 2 वेव्स के एक्सपीरियंसेस रहे हैं काफ़ी हेक्टिक रहे हैं, क्योंकि जब हमें वहाँ ड्यूटी करने जाना पड़ता था तो पीपी किट तो अब हम लोगों को आदत हो गई थी, ऐसा हम लोगों को ज़्यादा अब फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम 12-12 घंटे की ड्यूटी करते थे तो जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बड़ा वो लगता है, क्योंकि वो अकेले आते हैं, उनको उनकी फैमिली साथ में नहीं होती है। जिनकी फैमिली होती है वो तो ठीक है, जैसे एक साथ घर में बहुत सारे लोग एक साथ पॉजिटिव निकल आए तो वो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अगर एक अकेला बंदा जब वो एडमिट होता है तो वो काफ़ी स्ट्रेस, टेंशन और काफ़ी दुखी होकर एडमिट होता है हमारे यहाँ कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कोविड हो गया है, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे वो चीज़ देख के बड़ा दुख होता था कि उनके साथ का परिवार वाला कोई नहीं है। तो लेकिन हम लोग हैं, हमारा काम ही है उनकी सेवा करना, तो हमने की उनकी सेवा और कई हजारों लोग ठीक होके गए हैं अपने घर, आज वो स्वस्थ हैं। तो हेक्टिक तो था जब हम लोगों को 12-12 घंटे की ड्यूटी करना, कभी शिफ्ट चेंज हुई, जैसे रात में हमारी ड्यूटी हुई तो सुबह हमें रात में 12-1 बजे हम लोग हॉस्पिटल से वापस आते थे, फिर सुबह 8 बजे हम लोगों को वापस जाना होता था राउंड्स। कई पेशेंट्स खाते नहीं थे, उनकी इच्छा नहीं होती थी, तो नर्सों को हमें उस तरीके से डायरेक्ट करना पड़ता था, नर्सेस को बताना पड़ता था कि नहीं आप इनको इस तरीके से खिलाइए, आप इस तरीके से इनकी केयर कीजिए। उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती थी कि नहीं, सबसे ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती थी जो एल्डरली एज होते थे, जो 60 अबव होते थे, और जो एकदम 10-12 साल के बच्चे जो होते थे उनसे कम, सबसे ज़्यादा काउंसलिंग उनकी करनी पड़ती थी। उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट देना पड़ता था, उनसे बातें करनी पड़ती थी। राउंड्स पे वी यूज टू टॉक टू देम कि कैसा लग रहा है आपको, आज आपने कितनी रोटी खाई, क्या खाया, दवाई टाइम से ली कि नहीं ली। जब आप इस तरीके से इंटरेक्शन करते हो तो एक होमली माहौल उनके लिए भी बन जाता है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट समय होता है कि वो एक तो अपने घर से अलग हैं, उनको बीमारी हो गई है, सबसे बड़ी टेंशन तो वो इसी में लेते थे कि उनको बीमारी हो गई है। तो इस तरीके का माहौल हमें बना के उनको देना पड़ता था कि वो ये समझें और ये सोचें कि नहीं हम घर में हैं, हमारा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और हम यहाँ से ठीक होके ही जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी आपकी बातों से ये बात एक बार फिर से याद आई है कि इस पूरे ड्यूरेशन में जब लोग अकेले हैं, इस पूरे ड्यूरेशन में जब लोगों को एकांत में रहकर अपनी बीमारी से खुद लड़ना पड़ता था, तब ऐसे में लोगों से बात करना, उनसे कंसल्ट करना, उन्हें कंसोल करना और उन्हें तैयार करना, प्रिपेयर करना, ये एक लंबी प्रोसेस थी और बहुत ज़रूरी प्रोसेस थी। अब जब हम किसी अगली वेव को लेकर तैयारी करें तो आपको लगता है ये इंटरेक्शन अब थोड़ा घर के भीतर भी बढ़ाना चाहिए, या जो संभावित पेशेंट्स आते हैं उनके साथ में भी काउंसलिंग का पोर्शन बढ़ना चाहिए, आपको लगता है? हमारे यहाँ एक मेडिकल टर्म होता है प्लेसिबो। जैसे साइकेट्रिक बीमारियां भी होती है जिसमें लोगों को लगता है, कई लोग हमारे पास ओपीडी में आते हैं कि नहीं मुझे बीमारी है, जबकि उन्हें कुछ नहीं होता है, पर उन्हें लगता है कि नहीं मुझे बीमारी है, तो उसके लिए मुझे गोली दे दे। अगर आप उनको छोटी सी गोली भी दे देंगे तो उसमें ये लगने लगता है कि हाँ मुझे गोली मिल गई है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल हमें उन पेशेंट्स, अपने घर के लोगों के साथ इतना बना के रखना चाहिए, इतना मतलब उनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि
हो गया है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका ट्रीटमेंट करें और आप यहाँ से अच्छे होके जाएं। जब क्योंकि अब ये चीज़ बढ़ने लगी है, थर्ड वेव की आशंका है, तो लोग बाग ज़रूर जाहिर सी बात है कि लोग बाग डर में आ जाएंगे कि अब दोबारा आ गया है, अब क्या होगा इसका और क्या नतीजे होंगे। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो तो वैसे ही रिसर्च कर ही रहे हैं, फील्ड पे हम लोग हैं, हम लोग देंगे जितनी हम लोगों से सेवाएं बन सकती हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर होने के नाते हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो और वो स्वस्थ होकर घर जाए। जी डॉक्टर साहब, अभी अगर थर्ड वेव को लेकर प्रिपरेशन की बात चली पड़ी है, तो दोनों वेव्स के आधार के ऊपर और तीसरी वेव की तैयारी के बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज लगने के बावजूद उन्हें बूस्टर डोज देने की बात भी चल रही है। कई सारे लोग इसे रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे बेंगलुरु आपने जिक्र किया, कर्नाटक में जहां 2 पेशेंट मिले ओमिक्रॉन के, वहां भी ये कहा जा रहा है कि जो वहां का सबसे पहले प्राइमरी स्टाफ है, जिसको हम कोरोना के वॉरियर्स कहा करते थे, कि उनको भी आप और जो वृद्ध लोग हैं उनको भी आप एक और बूस्टर डोज दे दें। आपको लगता है कि ये हेल्प करेगा, ऐसा करना चाहिए, इसकी शुरुआत होनी चाहिए? अगर रिसर्च में जो अभी तक पाया गया है कि सेकेंड 2 डोज लगने से इससे फ़ायदा होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हमारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करेंगे और जो हम लोग खुद ही इस पे रिसर्च अगर हम लोग करते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद कुछ असर तो पड़ना चाहिए बूस्टर डोज का, क्योंकि ये चीज़ हम सुनते चले मतलब पहले भी हमने 2-3 महीनों में सुना है कि WHO भी कह रही थी कि शायद बूस्टर डोज हमें लगेंगे या लगवाना चाहिए, इसका इतना शेड्यूल पीरियड में एंटीबॉडीज का जो भी है वो कम होगा या बढ़ोतरी होगी। तो मेरे हिसाब से बूस्टर डोज अगर लगेगा तो शायद इसकी रोकथाम में कुछ फायदा हो। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जैसे सभी तैयारी कर रहे हैं, अस्पताल तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स के स्टाफ तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि ये स्प्रेड ना हो। ये कई सारे देशों में जिस तेज़ी के साथ में ओमिक्रॉन फैल रहा है, इसकी फैलने की दर जितनी ज़्यादा है, उतनी बड़ी बात अब ये है कि हमको इसके बारे में पहले से थोड़ा सा पता है, थोड़ा अवेयर हैं, और मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, जो डॉक्टर साहब भी बता रही हैं कि ये हमारे ऐसे टूल हैं, ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को और अपने परिवार को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। और दोनों डोज अगर नहीं लगवाएं तो प्लीज़ आप ज़रूर लगवा लें, क्योंकि ये अपने आप को सुरक्षित करने का सबसे कारगर उपाय आज अभी तक की तारीख में मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। कोविड के दोनों वेव्स और आने वाली वेव की आशंका के बीच में आपकी बातें सुनकर हमारे दर्शकों को बहुत फायदा मिला। मुझे आपके शो पे बुलाने का थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो आज के हेल्थ क्रू में बस इतना ही। फिर से स्वास्थ्य से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान लेकर एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।